अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कोरोना वायरस की सूरत हाल पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लम्हा ब लम्हा इसकी अपडेट्स हैं तो वो भी आपके साथ बांटें, और दूसरा ये कि हिकमत अमली के हवाले से एक रेगुलर डिस्कशन इसके ऊपर हम करें ताकि आपको पता चले कि इस वक्त मुल्क में क्या सूरत हाल है फोर्थ वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट को लेकर, जो कि भारत से बदकिस्मती से पाकिस्तान आया है। और एनसीओसी ने खासा अच्छा काम, बेहतरीन काम किया है इस मामले में। वजीर आजम इमरान खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, दोनों की तरफ से इस चीज को एक्नॉलेज किया गया है। और याद हो नाजरीन के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तान की हिकमत अमली की यकीनन तारीफ की है। और यहां पर हम ये रिकग्निशन सामने रखते हैं, जहां पर हम ये एतराफ भी सामने रखते हैं, चूंकि एनसीओसी में तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, वफाक की नुमाइंदगी है, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद जम्मू कश्मीर, तमाम रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। तो एक तरह से तमाम जो हेड्स हैं वो मिलकर तमाम इस हवाले से हिकमत अमली तश्कील देते हैं। और जाहिर है इसमें एक अमल दखल 18वीं तरमीम का इस सेंस में आ जाता है, चूंकि जो प्रोविंसेस को इख्तियारात अंडर द डेवोल्यूशन हासिल हैं वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सूबे की सूरत हाल को देखते हुए। खैर, इस सिलसिले में नाजरीन, जैसे कि आपको याद है कि सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन का निफाज किया था, चूंकि वहां पर केसेस खास तौर पर कराची में बहुत बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे थे और सबसे ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट था वो मौजूद था। तकरीबन जब 25% तक ये पॉजिटिविटी रेट पहुंच गया था उस वक्त ये फैसला किया गया कि सिंध में मुकम्मल से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया जाएगा। फिर नाजरीन, कराची में इस हवाले से जो ज्वाइंट सेशन हुआ है, एज पर द लेटेस्ट अपडेट्स अब ये सामने आया है कि नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन की जाएंगी, जिनको एनपीआईज भी हम कहते हैं, एब्रीविएटेड। और खास तौर पर जहां पर प्रिविलेंस ज्यादा है वहां पर ये एनपीआईज नाफिजुल अमल होंगे। कराची, हैदराबाद जैसे शहर भी इनमें शामिल हैं। और साथ साथ ये कि जो तालीमी इदारे हैं, फैसला ये हुआ है कि 19 अगस्त तक एटलीस्ट तमाम जो तालीमी इदारे हैं सिंध के वो बंद रहेंगे। सिंध की वैक्सीनेशन जो मुहिम है इस हवाले से उसको एक्नॉलेज किया गया है, उसको सराहा गया है एनसीओसी के पूरे प्लेटफॉर्म से। और हमने देखा कि बाय एंड लार्ज नाजरीन जो वैक्सीनेशन मुहिम है उसमें खातिर ख्वाह बेहतरी हुई जब सख्तियों का निफाज किया गया, जैसे कि सिम्स की बंदिश और ऑफिस के दाखिले में पाबंदी, तनख्वाहों का रिलीज ना होना, ये कुछ इस किस्म के इंटरवेंशन थे जो कि जरूरत वक्त करने पड़े, लेकिन वो अच्छे साबित हुए हैं क्योंकि बाय एंड लार्ज इस पे ये रिस्पॉन्स आया है कि जब से सख्ती बरती गई है तब से वैक्सीनेशन मुहिम में अक्रॉस पाकिस्तान बेहतरी आई है। खैर, टॉकिंग अबाउट सिंध, सिंध की भी वैक्सीनेशन मुहिम को एनसीओसी ने सराहा। और चूंकि मुहर्रम की भी आमद है तो इस हवाले से लॉकडाउन तो 9 अगस्त दैट इज कल से लिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसका निफाज किया जाएगा, खास तौर पर उन एरियाज में जहां पर ज्यादा केसेस हैं और ज्यादा केसेस की प्रिवेलेंस है। एक तो इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे, और दूसरी बात यह कि ये एक मुश्तरका फैसला है, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे एनसीओसी के प्लेटफॉर्म से। यकीनन हम ये नहीं कह सकते कि कभी भी मुकम्मल कोशिशें हो गई हैं और सब कुछ परफेक्ट है या परफेक्शन अटेन हो गई है। ऑब्वियसली इसमें हमेशा हमेशा बेहतरी की गुंजाइश है। वो बेहतरी की गुंजाइश क्या है, वैक्सीनेशन मुहिम मजीद हम तेज कैसे कर सकते हैं। एक हदफ रखा जा रहा है कि बाय एंड ऑफ अगस्त जो 45% तक हमारी एलिजिबल आबादी है पाकिस्तान भर की, उसको वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। क्या यह हदफ हासिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके हुसूल के लिए हमें क्या करना होगा, सूबाई और जो वफाकी हुकूमतें हैं उनके बीच में किस लेवल की कोऑर्डिनेशन दरकार है, इन उमूर पे हम पहले अपने मौजू के तहत बात करेंगे। और थोड़ा सा इसमें अगर सियासी तौर पर रुख करें इन बातों का, तो सिर्फ इतना इसमें इजाफी तौर पर हम जो है वो जरूर इसको जेर बहस रखते चलेंगे कि चूंकि वजीर आजम इमरान खान के हवाले से पहले भी ये खबर मौजूद थी कि वो सिंध का रुख करेंगे, सिंध में दौरा करेंगे। और आज भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी के अली मोहम्मद साहब जो हैं, मोहम्मद अली साहब, वो उन्होंने ज्वाइन की है पीटीआई। तो इस किस्म की कुछ चीजें हो तो जरूर रही हैं, तो सियासी एतबार से भी थोड़ा इस हवाले से रोशनी डालेंगे। डॉक्टर शहबाज गिल जो वजीर आजम के एड हैं इन तमाम मामलात पे, उन्होंने भी आज ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब सिंध का रुख करने जा रहे हैं, खासतौर पे अपनी पार्टी की पूरी कॉम्पोजिशन को लेकर। क्या उस हवाले से एक्सपेक्ट किया जाए, तो ये भी बात रहेगी। और दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी यानी कि जो सिंध में जिनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वो भी हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में कुछ सियासी तौर पर मजीद अपने आप को एस्टैब्लिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पीएमएलएन के नाला
जो उनके लोग थे, जैसे जनरल कादिर बलोच या साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जनाब सनाउल्लाह जहरी, उन्होंने आज बाकायदा शमूलियत इख्तियार की है पीपल्स पार्टी में। तो ये जो तमाम मामलात हैं नाजरीन, यकीनन ये जो सियासी जो भी जमातें हैं तमाम हमारी पाकिस्तान की, उनका हक जरूर है कि अगर वो किसी को कन्विंस कर पाएं अपनी तरफ आने के लिए या रागिब कर पाएं, लेकिन ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, इस हवाले से भी कोशिश रहेगी कि अगर हम कोविड रिलेटेड अगर हम फहर हासिल अपने पहले मौजू के तहत बात कर लें तो हम थोड़ा सा इन सियासी मामलात पर भी नजर कर लें। खैर, मुझे इस पहले मौजू पे नाजरीन बड़ा पर्टिनेंट गेस्ट पैनल ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपसे तारुफ कर रहा हूँ फौरी तौर पे। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर, पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टॉलवर्ट हैं आप पीटीआई के, बहुत शुक्रिया। अली साहब हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं। और नाजरीन, शर्मिला फारूकी साहिबा, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीपल्स पार्टी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया अली साहब, शर्मिला साहिबा, आप दोनों की मौजूदगी के लिए। बट टू बिगिन विद, अगर मैं शर्मिला साहिबा आपसे आपका इनिशियल कमेंट मांग लूं, क्योंकि हम सिंध के हवाले से बात कर रहे हैं प्राइमरीली। सिंध हुकूमत 9 अगस्त को आपने ये कलेक्टिव फैसला किया है, आज जो कराची में ज्वाइंट सेशन हुआ है उसके तहत, बल्कि कल के इस जो 9 अगस्त है उसके बाद से आप स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो बताइएगा क्या प्रेपोजिशंस हैं, इनको कैसे बेहतर मजीद किया जा सकता है, और चूंकि मुहर्रम की भी आमद है तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या जरूरत वक्त होगा हमारे लिए कि जो भी चीज है, सरगर्मियां हैं, वो तो चलें, लेकिन साथ साथ हम एहतियात का दामन ना छोड़ें और अपने लोगों की खुदा ना ख्वास्ता जिंदगियों को हम कोई स्टेक पे ना ले आए। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, जिस वक्त सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया था कि लॉकडाउन करना है, उस वक्त कराची का पॉजिटिविटी रेट 30% से तजावुज कर चुका था। और आज जब हम बात कर रहे हैं 9 दिन बाद, तो इस वक्त जो पॉजिटिविटी रेट है कराची में वो 20.5 है। तो ये जो हमारा एक ख्वाहिश थी और उम्मीद थी और कोशिश थी कि इस लॉकडाउन के नतीजे में पॉजिटिविटी रेट या जो फैलाव है इस वायरस का वो थोड़ा नीचे आ जाए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। अभी भी इट्स एट अलार्मिंग रेट। इस वक्त जो डॉक्टर्स और जो माहिरीन थे, जो कल जॉइंट एनसीओसी की मीटिंग हुई है, इसमें असद उमर यहाँ पर मौजूद थे, उसमें तो हमारे जो तिब्बी माहिरीन हैं उनकी तो सलाह यही थी कि इसे 1 हफ्ते और लॉकडाउन में जाना चाहिए। लेकिन चूंकि एनसीओसी पहले इसको अनाउंस कर चुकी थी कि बाकी मुल्क के अंदर 2 दिन सेफ डेज होंगे और इंडोर डाइनिंग बंद होगी, सिर्फ आउटडोर ओपन होगी, तो सिंध को इन लाइन लाने के लिए विद दैट डिसीजन ये इंसिस्ट किया गया कि जनाब आप भी इसे जो आपका एक कंप्लीट लॉकडाउन है उसको उठा दें। बहरहाल सिंध ने इस फैसले की तायीद की है और कल से यही होगा जो पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। इसमें यही है कि इंडोर डाइनिंग बंद रहेगी, जिम्स जो हैं बंद रहेंगे, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है मोना वो ये है कि हमें अभी भी लोगों को बावर कराना है कि वो वैक्सीनेशंस लगाएं। मैं आज 1-2 रिसर्च पढ़ रही थी और उसमें यही आ रहा था कि हॉस्पिटलाइजेशन और अमवात उन्हीं लोगों में ज्यादा वाकई हो रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है। जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, ख्वाह वो किसी किस्म की भी वैक्सीन हो, कोई भी हो, साइनोफार्म हो, साइनोवैक हो, फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जो भी हो, उनमें इस वायरस की जो एक जिसे कहते हैं ना जोर, वो कम है। इट इज माइल्ड टू मॉडरेट। और देखिए, जब तक हम अपनी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे, और मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रही हूँ या सिर्फ कराची की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। इस वक्त भी केपीके के अंदर जो है ये बढ़ता जा रहा है। आजाद कश्मीर में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। देखिए, इस वक्त हम डेली सिंध के अंदर तकरीबन कल की तारीख में हमने 2,70,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है। और इसी अगर हम रेशो से वैक्सीनेट करते रहें तो हमारी ख्वाहिश और उम्मीद यही है कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ एटलीस्ट वो जो वल्नरेबल हमारी पॉपुलेशन है उसमें तकरीबन हम ऑलमोस्ट 60% को वैक्सीनेट कर पाएंगे। और मेरा ख्याल है तमाम सूबों की यही कोशिश और जद्दोजहद होनी चाहिए। हमारे घर में हमारी जिम्मेदारी है कि हर किसी को वैक्सीनेट करवा लें, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाबों में। अभी से बहुत से लोग हैं, मुझे दुख इस बात का है कि जनवरी से और फरवरी से पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन मौजूद है
और बाकायदा नादरा की और उसकी मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतों की अपनी कोशिशों से और एनसीओसी की कोशिशों से वैक्सीन अवेलेबल, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों ने, आज हम अगस्त में खड़े हैं और लोग आज जाके वैक्सीनेशन करा रहे वो हैं। भी तब जब ये उन पे चीज मजीद लोगों ने सख्तियां आयद की गई हैं, वरना सीरियसली, तो जी बिल्कुल बिल्कुल राइटली आपने और पॉइंट आउट किया है। एक हाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसलिए वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कि शायद उनकी सिम बंद हो जाएगी। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने वो एक वीडियो भी देखी थी जो वायरल हुई थी एक्सपो सेंटर की, कि वो लोग इस तरह से सैलाब की सूरत में उन्होंने रुख किया था वैक्सीनेशन सेंटर का, और वो सिर्फ इसलिए कि इस किस्म की अब बंदिशें मौजूद हैं। जनाब अली मोहम्मद खान, अगर आपसे जानूं, ये फरमाइएगा कि एक तो सियासत पर हम अमूमन बात करते हैं कि वैक्सीनेशन और खास तौर पे ओवरऑल भी ये कोरोना वायरस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती से हम देखते हैं कि ऐसा इन लेटर एंड स्पिरिट होता नहीं है, चूंकि पहले जब ये लॉकडाउन की बात हुई, लॉकडाउन का निफाज, उसके ऊपर भी हमने देखा कि कहा गया कि सिंध बेजा लॉकडाउन कर रहा है। फिर अब स्मार्ट, फिर सिंध की तरफ से तनकीद की गई जब एनसीओसी ने मजीद पाबंदियां सख्त की, तो फिर सिंध ने भी यही तनकीद की कि देखें जी, पहले आप हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब आप खुद भी सख्तियां कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर अभी भी सियासत काफी इन प्ले आती है, और वैक्सीनेशन वाले मामलात पर भी काफी हम लोग इस वक्त देखते हैं, ऑल्दो कहने को तो सारे कहते हैं कि होनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसकी कोई राय नहीं है कि जो कोरोना का इशू है या इसके अलावा भी कोई इश्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल नेशनल इश्यूज, अगर कश्मीर का इशू हो या जिस तरह अभी अफगानिस्तान से अमेरिकन विड्रॉल के बाद सिक्योरिटी कंसर्न है, नेशनल सिक्योरिटी के इशू है, उन पे इस तरह के और मामला पे लोग कहते हैं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ अपनी सियासत के लिए हम एक ऐसे लेवल पे बात को लेके जाए जिससे फिर हुकूमत को तो छोड़े लेकिन रियासत को और अवाम को जो है नुकसान हो। मैं तो हमेशा की बात कहता रहा हूँ कि जो कोविड है उसके लिए प्रॉपर जो फर्म है वो वही है है जिसको हेड करते हैं मोहतरम खुद। और आप मुझसे नहीं लेकिन आप किसी भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से पूछ रहे हैं कि और जो हमारे उनके हुकूमतों के बीच में सूबाई हुकूमत या सियासी जमातों के बीच में जो सियासी चक्कलेश या मुकासमत रहती है, उसके बावजूद बड़े टेंस माहौल में भी इस फोरम को असद साहब ने बड़ा पॉलिटिकल रखा है। और इसमें उसी तरह से उन्होंने ध्यान से और हमदर्दी से और उसी तरह उन्होंने सिंध के पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ डायरेक्टली हमारी गवर्नमेंट है या बरेली है जहाँ एलाइज है, तो मैं जब ये अभी रिसेंट इशू पैदा हुआ 10 दिन पहले, तो मैंने जो उसमें एक ही बात की थी कि फुल लॉकडाउन पे तो सवाल ही नहीं है किसी सूरत में, क्योंकि उसकी जब तक एनसीओसी नहीं एग्री करेगी और हम साहब की डायरेक्शन जो है वो की है स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं, और बिल्कुल उसमें हम आपके साथ हैं। और जब वहां से हिदायत आई की तरफ से कि वो 100% फुल लॉकडाउन की तरफ नहीं गए बल्कि उन्होंने बहुत से इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की, उसमें मसला मसाइल आए, लेकिन बहरहाल वो असद साहब ने उस पर बड़ा बात की और हम इस इशू में इनके साथ हैं जो हमारे सपोर्ट को चाहिए हुई जरूर है। लेकिन सिर्फ इनको ये जरूर देखना चाहिए होगा तस्वीर में भी कि हम एक बैलेंस रखें, एक तरफ इलाज और वो चीजें, वायरस जो कोई भी होगा, लेकिन डॉक्टर तो उसकी तो कंसर्न बीमारी है, वो तो बीमारी से कंसर्न है, वो तो कहेगा सब लॉकडाउन में ताकि जीरो पे आए, लेकिन हुकूमत भी चला साथ साथ और बहुत से शोरों को, एग्रीकल्चर को, भारत को, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीजों को आपने बैंक को देखना होता है। तो इस तो उसमें ऐसा अप्रोच देना है कि बिजनेस भी चले कुछ ना कुछ, और साथ में हेल्थ पे भी इतना बोझ ना पड़े कि आप ऑक्सीजन के लिए और वेंटिलेटर के लिए जो है आप इधर उधर बात करते हैं। क्या गर्मी का कम हुआ है तो मैं उसका अप्रिशिएट करूंगा, मैं उसको वेलकम करता हूँ। और क्योंकि हमने खुद भी कहा है कि 9 से शायद उसको और भी इसी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट देम एंड वी आल्सो नीड सपोर्ट ऑफ द अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट। हमारी मरकजी टीम है, मैं समझता हूँ हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए जिस तरह से सीओसी ने पिछले 2 साल में जो कारकर्दगी की अपील की है। एक सक्सेस स्टोरी है। आखिरी बात मैं करता चलूँ कि दुनिया में जितने मुल्क ये कोविड के दौरान निकले हैं बाहर, उसमें हमारा 3रा नंबर है, लेकिन हमसे जो पहले 2 नंबर के हैं बुक में से किसी भी मिलती है हमारी 22 आबादी है। जो है हमारा हिंदुस्तान जो है उसने बड़ा सफर किया है, हम उनकी सफरिंग का कुछ नहीं है क्योंकि हमारा इंसानियत सफर किया है, लेकिन इस तरफ
अल्लाह ने बड़ा करम भी किया है और कुछ पॉलिसीज को भी जरूर हमें शेयर करना चाहिए जो वर्कर की हुकूमत और सूबाई हुकूमतों के। जी अच्छा, बिल्कुल। ये अली साहब, मैं आपकी तरफ जब लौटती हूँ, मैं पहले शर्मिला का इस पे एक व्यू पॉइंट ले लूं, फिर आपकी तरफ जब आऊं, और आप दोनों से बल्कि कि ये तालीमी इदारों के हवाले से भी अब ये काफी जरूरत वक्त है कि हम एक जॉइंट मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील दें। शर्मिला साहिबा, ये जो पॉलिटिक्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इतना फरमाइएगा, आज हमने जैसे देखा बलूचिस्तान में जो पीपल्स पार्टी का जलसा था, ख्वाह ये कि आपके पार्टी के एतबार से वो काफी अहम था, और PMLN के जो बहुत बड़े बड़े बुर्ज थे बलूचिस्तान से वो रुख कर रहे थे आपकी जमात का, लेकिन फिर भी वहां पर भी हम इस किस्म के जो जलसे जुलूस हैं या ये जो पॉलिटिकल गैदरिंग्स हैं, आपको नहीं लगता हमें यहाँ पर भी कर्टेलमेंट करनी चाहिए, गिवन कि हम कोरोना वायरस और लॉकडाउन के हवाले से बात कर रहे हैं? देखिए, हमें पहली बात तो ये है कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो कोरोना की लहर है वो इंतहाई खतरनाक है। हर किस्म की कर्टेलमेंट जहां हो सकती है वो होनी चाहिए। एक तो देखिए जो SOPs हैं, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो बहुत जरूरी है। एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, हम ये NCOC के तहत तो हम ये ओपन एयर खोल रहे हैं, खुल जाएंगे आउटडोर पार्क्स, जो ये तमाम चीजें, लेकिन ये जो डेल्टा वायरस है ये एयरबॉर्न है। सो अगर आप खुले में भी बैठे हैं और वहां पर आपने मास्क नहीं पहना, पहले ये था ना कि आप खुले में बैठे हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मास्क नहीं पहना और किसी को ये वायरस है तो वो हवा के जरिए आप में ट्रांसमिट हो सकता है, और ये अल्फा वेरिएंट से 8 गुना ज्यादा कंटेजियस है। सो बार बार जो बावर कराया जा रहा है वो यही है कि हर कोई वैक्सीनेट हो, और वैक्सीनेशन के बावजूद आपको मास्क पहनना जरूरी है। देखिए, मैं अभी कराची के अंदर लॉकडाउन था और मुझे इतना दुख हुआ, उसके अगले ही दिन यहाँ पर PTI के कराची से जो MN उन्होंने अपने बच्चे का वलीमा किया और बहुत सारे मेहमानों को बुलाया। उसके बाद 2-3 वाकयात और मुख्तलिफ, मतलब इस तरीके से देखिए, अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतेंगे और हम एग्जाम्पल नहीं लोगों के सामने लेकर आएंगे कि हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, हम इन दावतों से दूर रह रहे हैं, तो फिर बाकी यानी आप कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में भी जो सियासी जलसा जो आपकी जमात की तरफ से आप कह रही हैं वो भी जाहिर है कर्टेलमेंट उस पर भी होनी चाहिए, और इन द सेम कंटिन्यूटी आपने PTI की भी एक MNA की मिसाल इस हवाले से हमें बताइए, कोट की है। देखिए, बात यह है कि कुछ चीजें जाहिरी बात है जरूरी होती हैं, शेड्यूल के मुताबिक होती हैं। इतना बड़ा हमने जलसा नहीं किया जितना हमें करना था, हमने उसे कर्टेल किया, लेकिन जाहिरी बात एक शमूलियत थी, वो जिस तरीके से होती है एक रवायती तौर से वो करनी पड़ी। इसी तरीके से मैं समझती हूँ कि जब KPK के अंदर ईद के दिनों में जब टूरिज्म खोला गया, वो इंतहाई खतरनाक चीज थी। 27 लाख लोग वहां गए हैं सियाहत के हवाले से, और आप ये देखिए कि जब बाकी मुल्क के अंदर आप सेफ डेज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन हो रहा है, तो फिर ये चीजें, लेकिन जाहिर बात है वहां कमाई करनी थी। मैंने सुना है 6 बिलियन की कमाई हुई है KPK हुकूमत को ड्यूरिंग दीज 3 डेज। तो यहाँ पर अगर आपने लोगों की जानों को जो है खतरे में डालना है और इंडस्ट्रीज को फरोग देना है, तो फिर आपने अपनी योर प्रायोरिटीज आर नॉट करेक्ट, दीज थिंग्स कैन वेट, ये बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बिल्कुल जैसे आप फरमा रही हैं, मैं अली साहब से इसका जवाब मांगती हूं। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की थी रिगार्डिंग पीपल्स पार्टीज रैली इन बलूचिस्तान, तो अली साहब कुछ मिसालें शर्मिला ने आपके एंड से भी गिनवाई हैं, आपको क्या लगता है कि ये हमें मौजूदा हालात के तहत नहीं करनी चाहिए थी PTI को, आपकी जमात को, जब वो टूरिज्म की बात कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, या फिर वो किसी मेंबर कौमी असेंबली के बेटे की शादी के हवाले से बात कर रही है? देखिए, वो तो तैयार हो जाएगा, इनके काफी एग्जाम्पल इनकी भी जमात के लोगों की हैं। दिन के एक मिनिस्टर साहब की शादी हुई थी संघ में, तो वो उसको छोड़े, उस पर नहीं मैं बात करता। मैं प्रिंसिपल ये इस बात से एग्री करता हूँ कि जहाँ हम कोविड रेट ज्यादा है तो उधर जरा एहतियात ज्यादा करें, लेकिन जो पहली लहर थी फिर दूसरी लहर थी, मैं आपको एक चीज और भी बताऊँ, पाकिस्तानी जो हमारे मुल्क के रहने वाले हैं वो मेरा अब नहीं शायद उस लेवल तक एहतियात कर रहे हैं। ये मैं आज संडे था, हल्के की सियासत होती है तो सारा दिन इधर एक्टिविटीज में मैंने देखा है
और बाकी भी मुल्क में ऐसे ही है कि मास्क का यूज बड़ा कम है और शादियां भी हैं और पूरे मुल्क में हो रही हैं। तो इसमें एहतियात तो बहरहाल हमें करनी चाहिए। मास्क का आंसर भी बहुत बात करते हैं कि मास्क आप जरूर पहने, कम अज कम गैदरिंग्स में जरूर पहने, और जो आदमी इफेक्टेड हो एटलीस्ट वो तो जरूर पहने। दूसरा जो अभी आप लोगों ने अगर डिस्कस किया है तो टूरिज्म का था, देखें वो एक बहुत बड़ा सर्ज आया उधर, वो लोग गए वहां पे और मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर मैनेजमेंट की बहुत जरूरत थी। लेवल तक हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों को गाइड करे कि वैसे भी कोविड ना भी हो ना जी, तो अब शर्मिला साहिबा की खातून है, आप भी खातून है, तो जो फैमिलीज वाले जाते हैं सैर की जगहों पे, मैं तो जनरली भी बात करूंगा कि आप थोड़ा सा हम पहले से नो हाउ ले लें, क्योंकि फैमिलीज के साथ अगर आप बहुत एक तो क्राउडेड जगह होती है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा क्राउडेड जगह है वहाँ थोड़ा सा इशू बन जाता है लॉ एंड ऑर्डर का भी। सिर्फ कोविड का नहीं, मैं तो जनरल भी बात करूंगा, फैमिलीज के साथ जब आप ट्रैवल करें थोड़ा सा पहले से आप आगाही दे लें। बहुत ज्यादा रश है, आप एक 2 दिन गैप डाल के चले जाएं, क्योंकि आपने तो नेचर एंजॉय करनी है ना, वहाँ के अगर हजारों बंदा उधर होगा व्हाट विल यू एंजॉय। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो बेटर गवर्नेंस में आती हैं। अल्लाह का ये बड़ा करम हुआ है कि इस बार टूरिज्म की तरफ लोगों का इतना रुझान हुआ है, और एक जमाना वो भी था कि टूरिज्म सेक्टर था वो नीचे जा रहा था। अभी ये कश्मीरी इलेक्शन में मैं गया हूँ, ये आपका टॉपिक नहीं है, वैसे बाय द वे मैं बात कर लूँ कि मैं कश्मीर तो बहुत गया, लेकिन इस इलेक्शन में एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग की, यकीन करें ऐसे खूबसूरत इलाके। और फिर मैंने वहाँ सरदार तनवीर साहब और जब भी हमारे वज़ीर आज़म बने हैं उधर भी उनका भी जलसा किया था, उधर भी हमने ये बात की थी कि टूरिज्म मत लेके उधर आना है, कोविड से अल्लाह ताला हमें बचाए, लेकिन कश्मीर के लिए बड़ा जरूरी है कि इसकी जो है ना इसकी मीशत उठ जानी है। अगर टूरिज्म को इसको हमने सपोर्ट कर दिया, इतना खूबसूरत इलाका है, एवरीबडी इज गोइंग टू नथिया गली, थोड़ा सा राइट टर्न करके जब आप बाहर आजाद कश्मीर की तरफ जाते हैं उधर उससे भी ज्यादा खूबसूरत इलाके हैं। कि बहरहाल जो आप दोनों ने बात की है मैं उससे एग्री करता हूँ कि सैर भी करें लेकिन एहतियात भी करें, कोविड की परहेज करें, और अभी स्कूलें हमारी खुल गई हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं तो उनका भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल अली साहब, असल हम यही चाहते हैं कि आप दोनों की तवज्जो इस तरफ भी हम लाएं, और जाहिर है इसके हवाले से बात करना बड़ा जरूरी है। असाइड द टॉपिक आपने टूरिज्म के हवाले से बात की, वो बिल्कुल वेरी राइटली सो, लेकिन यकीनन इस वक्त आपने जैसे खुद फरमाया कि बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है अगर हम फरोग देना चाहते हैं सयाहत को इन मौजूदा हालात में। शर्मिला साहिबा, ये जो तालीमी इदारों के हवाले से एक अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने सोफार जो चीज देखी है वो ये है कि इसके ऊपर मुश्तरका हिकमत अमली मौजूद नहीं है, और आप देख रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स की तरफ से कि जी एग्जाम्स वगैरह ऑनलाइन लें या मुलतवी करें, इस किस्म की बारहा बहुत दफा कॉल्स दी गई हैं। आपको नहीं लगता है इसके ऊपर भी कुछ कंसेंसस होना चाहिए एटलीस्ट एनसीओसी के ही प्लेटफॉर्म से? शर्मिला, अगर आप इसका पहले जवाब फरमाए फिर मैं अली साहब की तरफ बढ़ूं। जी जी मोना, देखिए मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। एक तो स्टूडेंट्स बेचारे घर में महसूर होके रह गए हैं, ऑनलाइन आप यकीन करें उस किस्म की कंसंट्रेशन या पढ़ाई नहीं, तैयारी नहीं हो पाती जो ऑन साइट होती है। इसी तरीके से जो टीचर्स हैं उनके लिए एक नई चीज है। अच्छा, आप दूसरी चीज ये है कि इंटरनेट या लैपटॉप्स वगैरह ये हर स्टूडेंट को मुहैया नहीं है। ये भी बड़ी बात। जी जी, यस, मतलब और एक घर में अगर 3-3 4-4 बच्चे हैं तो आप 4-4 लैपटॉप्स या ये तमाम चीजें कहाँ से ये प्रोवाइड करेंगे? इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी चैलेंजिंग फॉर द पेरेंट्स आल्सो। और मैं अक्सर हमें जो मैसेजेस आते हैं वो आते हैं कि जी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब खुलेंगे, कब नहीं खुलेंगे, इम्तिहान कब हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे, कभी अनाउंस हो रहे हैं, फिर पोस्टपोन हो रहे। ओ लेवल्स के इम्तिहानात में आपने देखा पहले अनाउंस हुआ, बच्चे चले गए देने के लिए एक बच्चा, उसके बाद उसको क्या एक फैसला नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, एक यकसा फैसला करें पूरे पाकिस्तान में बच्चों के लिए। अब बच्चे यही कहते हैं कि जी देखिए जब हमारी तैयारी नहीं है तो फिर आप हमें ऑन साइट बुला के किस तरीके से इम्तिहानात ले रहे हैं। वो अपनी जगह सही बात है। मेरा बच्चा है 2 साल में मैंने अपने बच्चे को दाखिला कराया, पूरा वो 3 साल का माशाल्लाह हो गया, पूरा साल उसका प्री स्कूल नहीं खुला, ही लॉस्ट एंटायर 1 ईयर। अभी उसका दूसरा सेशन शुरू होना था, दूसरा नर्सरी का, और वो शुरू नहीं हो पा रहा है। फॉर एज अ मदर मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग वक्त है कि मैं अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाऊं। ये उनके ग्रोइंग ईयर्स हैं, लर्निंग ईयर्स हैं, दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि फीसें बढ़ती जा रही हैं, फीसें हर महीने हम दे रहे हैं, घर बैठे हम फीसें दे रहे हैं, बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन हम फीसें जरूर दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा, इसमें
और फीसें बढ़ती जा रही हैं, 20% फीस हो रहा है, और कहीं पर किसी की कोई कोई जवाबदेह नहीं है, कोई किसी को कोई पेनलाइज नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनकी जिनकी माली हालात अब सही नहीं रहे हैं, लोगों पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। लेकिन देखिए ना, इसके ऊपर एक बैठ के प्राइम मिनिस्टर को एक टास्क फोर्स बना के चारों सूबों से वज़राए आला को बिठाएं, एजुकेशन, बिकॉज देखिए और एजुकेशन एनसीओसी में भी आप लोग चूंकि रोज और रेगुलरली आप लोग मिलते हैं, तो ये एनसीओसी में भी ये बातें हो सकती हैं कि तमाम जो इवन बातें, मुझे नहीं पता कि एनसीएससी में क्या बातें हो रही होती है, लेकिन आई एम श्योर, आई बिलीव कि देखिए एजुकेशन के हवाले से एक अलग से टास्क फोर्स होनी चाहिए एट द नेशनल लेवल, करेक्ट, फेयर इनफ। मैं आप चारों सूबों के लोगों को लें, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करें, उसके ऊपर संजीदगी से काम करें, एक यकसा निजाम बनाएं और एक तरीकेकार बनाएं। जी अली साहब, कैसे कैसे देखते हैं आप ये शर्मिला साहिबा की ये प्रेपोजिशन? और दूसरा ये कि ये बात तो दुरुस्त है और बहुत है कि तालीमी इदारे इस हवाले से हमने एज सच कोई मुश्तरका लाए अमल पॉलिसी नहीं देखी है। ये जो फीसों में इजाफे की बात है ये भी बड़ी लेजिटिमेट है, ऑल्दो मुझे रिकॉल मैं कर रही हूँ कि वफाकी काबीना ने एक मरतबा ये फैसला किया था कि गालिबन 5,000 या 7,000 जो महाना जिन स्कूल्स की फीस है उसमें कुछ 20 या 25% की आपने कटौती को पाबंद किया था स्कूल्स के लिए, लेकिन नाफिजुल अमल कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है? यूनिफॉर्म पॉलिसी तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है, तो उसके हफ्ते तो सारा, हाँ करेक्ट, डेवोल्यूशन भी है से लाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें एक चीज है, देखें शफकत महमूद साहब के नीचे वो उसको हेड करते हैं, और उसमें मुराद रास हैं हमारे सूबे से, इसमें वो है हमारे ऊपर कई साल है मेरे ख्याल में, और मनोज खान से भी है उनके संसद, वो आपस में जो इनकी डिसीजन मेकिंग होती है, कोऑर्डिनेशन इनकी बेहतर है वहाँ। मैं जितना थोड़ा, क्योंकि आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट, लेकिन उसकी जो रिपोर्टें हमें काबीना में वो देते हैं और मीडिया में भी रिपोर्ट होती है, आई थिंक कोऑर्डिनेशन इनकी बुरी नहीं है, कोऑर्डिनेशन अच्छी है। लेकिन जो इनकी तजवीज है कि खान साहब उसको करें, वो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इसको उस लेवल पे अभी तजवीज आई है शफकत साहब की तरफ से। बहरहाल ये बहुत मौका मिला तो मैं कर भी दूंगा कि और भी बड़ी शेयर करते हैं, महंगाई की करते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा वो देख लेंगे, शायद उन्होंने की भी हो। ये अच्छी तजवीज है कि ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। एक चीज मैं बता कहना संभव कोविड के हवाले से नहीं है, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा, वो ये है कि हम बात करते थे वन सिलेबस, और वो उसमें देखें अब जो हमारे बच्चे हैं, तो जाहिर हर आदमी कोशिश करता है कि अपना खुद का अगर कम भी पढ़ा है तो बच्चे को बेहतर माहौल दे। हमारे बच्चे एक तरह समझ लें कि पार्लियामेंटेरियंस के या जिसकी अपनी थोड़ी बेहतर है, एक तरह से प्रिविलेज क्लास की पोजिशन हो जाती है कि आप अच्छे स्कूल डाल लेते हैं, लेकिन हमारी 80% आबादी तो उन जगह में नहीं पढ़ रही। यकीन करें, पिछले दिनों बच्ची के बुक्स लेने पड़े, तो मैंने देखा कि वो पिछले साल जो 25,000 के बुक्स थे वो 5 के मिले थे। मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा सिलेबस सेम हो गया है। इतना कुछ हुआ कि यार जो गरीब का बच्चा है, जो किसी मिनिस्ट्री MNA का बच्चा है, या बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का या बिजनेसमैन का बच्चा है, वो कम से कम कोर्स सिलेबस हम देख पड़ेगा, तो एक तरह से लेवलिंग हो गई है कि यार मौका सब कुछ है वही कुछ मिलेगा। लेकिन इसमें इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो कोविड के हवाले से पॉलिसी मेकिंग है उसमें और भी अगर बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, क्योंकि ये जो उन्होंने बात की है बड़ी अच्छी बात की है कि बड़ा हमारा बच्चा इस मुल्क में ऐसा बैठा है कि वो स्कूलों की छुट्टियां वो भूल गए। अब उसमें बच्चों से आप अपने हेल्थ मिनिस्टर्स को ज्यादा दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दे हैव टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन एंड द टीचर्स। तो उसमें देख लेते हैं कि उसमें क्या मुनासिब तरीका हो। टाइमिंग उन्होंने काम की गर्मी की वजह से थी, और थोड़ा उन्होंने ये नहीं किया है, बहुत से स्कूलों में ये पॉलिसी है कि आप अल्टरनेटिव बेस पे बुला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 30 बच्चा है तो 15 या 20 एक दिन, 15-20 अगले दिन, तो थोड़ा सा उन्हें सेग्रीगेशन या डिस्टेंसिंग वो रखे होता है। लेकिन ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सब स्कूलों में ऐसा नहीं है, उसमें भी यूनिफॉर्मिटी की जरूरत है कि कंटिन्यूस इसमें मैन्यूवरिंग है, जो जब तक हम ये कोविड की, हाँ बिल्कुल कंटिन्यूस मैन्यूवरिंग है। जी जी, इसी वजह से आप लोग इतनी ये, क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स पे ये एनसीओसी के इजलास और एक फोरम हमारे पास मौजूद है जो कि एब्सोल्युटली बहुत वंडरफुल एक काम कर रहा है। अच्छा, हमें चूंकि थोड़ा सा वक्त है, हम इस पे अगर सियासी एतबार से बात कर लें। शर्मिला, ये बताइएगा कि अभी ये जो सनाउल्लाह जहरी, जनरल कादिर बलोच जिन्होंने ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी आज ही, ये फरमाइएगा, सनाउल्लाह जहरी ने बिलखुसूस ये बात की है कि
नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो उनको धोखा मिला या उनको इज्जत नहीं दी गई, तो वो तवक्को करते हैं कि ये रवैया उनके साथ पीपल्स पार्टी में नहीं होगा। तो पीपल्स पार्टी क्या अश्योर करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ नॉट लॉन्ग अगो आप लोगों के बड़े करीबी रवाबित रहे जब पीडीएम वगैरह थी, तो अगर अब आपको उन्हीं के पुराने साथी ये आपसे एक मांग कर रहे हैं कि आप उनके जैसा रवैया ना रखें, तो आप इसको क्या डिसाइफर कर पाए हैं, वो क्या मांग रहे हैं एक्चुअली आपसे? देखिए, मैं आज सुन रही थी और इनकी जो गुफ्तगू थी वो भी मैंने देखी। उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत चाहिए। जी जी। एक सियासी कारकुन या एक सियासत में जब आप आते हैं तो आप अपनी पार्टी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप अपनी पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट दी जाए। सब हर कोई अपने घर में खाता पीता है, लेकिन जब आप एक जमात के लिए काम करते हैं और एक तहरीक के लिए काम करते हैं, कॉज के लिए काम करते हैं, आपकी इज्जत फॉरमोस्ट होती है। और पीपल्स पार्टी एक शहीदों की पार्टी है। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद बीबी तक, और हमारे न जाने कितने सैकड़ों कारकुनान जो शहीद हुए इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर। हमने हमेशा बलूचिस्तान की जो एक दरीना जो उनकी ख्वाहिशात रही हैं और उनकी जो जज्बात रहे हैं, उनकी जो महरूमियां रही हैं, उस पर हमेशा से हमने आवाज, ना सिर्फ आवाज उठाई है बल्कि उसके लिए अमली उसको जामा भी पहनाने की कोशिश की है। उनके जेन्युइन इश्यूज हैं। आपको याद होगा कि जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो हमने आगाज हुकूक के बलूचिस्तान किया था, और उसमें जो उनकी जो इश्यूज थे उसको सामने रखा था, और हमने कहा था कि इनके ऊपर काम होना चाहिए। जाहिर बात है एक तसलसल चाहिए होता है, उसके बाद हमारी हुकूमत नहीं रही, दूसरी आई। आई डोंट नो उनके साथ पीपल्स पार्टी तो खैर जाहिर बात है हर किसी को इज्जत ही देती है, लेकिन शर्मिला साहिबा उन्होंने भी जाहिर है जब वो है। पीएमएलएन में थे उन्होंने भी उनको वजीर आला बलोचिस्तान बनाया था, ऑल्दो वहां पर उनकी कोलिशन थी। देखिए, ये तो जाहिर बात है वही बता सकेंगे कि उनके साथ क्या रवैया रहा या क्या उनसे वादे किए गए जो पूरे नहीं हुए, जो आज उनको इस हद तक आए ये हैं बात कि करनी वो पड़ी। ये खुलेआम कह रहे हैं और पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि हम साथ मिलके बलूचिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। अच्छा अली साहब, टू यू आप बताइएगा, अली ब्रोही ने आज ज्वाइन की है पीटीआई फ्रॉम पीपल्स पार्टी, और शहबाज गिल ने आज हमें बताया है कि प्राइम मिनिस्टर चूंकि रुख करने वाले हैं सिंध का, तो क्या मजीद हम कोई शमूलियत एक्सपेक्ट करें कि कुछ पीपल्स पार्टी के लोग रुख करेंगे आपकी जमात का? और बताइएगा क्या आप मजीद कुछ टफ टाइम दे पाएंगे उनको कि अपकमिंग इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के में उनको कोई अपसेट हो या ना बना पाए वो? देखिए, हर जमात अपना एक कोशिश करती है, और तहरीक इंसाफ तो वो जमात है जो थर्ड फोर्स के तौर पर सामने आई है। अर्ली 90s में वो वी वर ग्रोइंग अप, जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जब हम पढ़ रहे थे, बार बार मीडिया में ये बात आती थी। उस वक्त तो सोशल मीडिया इतना नहीं था, वो था ही नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी 2 चैनल होते थे। तो हम हमेशा हसन निसार जैसे लोग और अशेल खाई की बात करते थे कि थर्ड फोर्स होनी चाहिए। थर्ड फोर्स का आना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि बड़ा दोनों में बड़ी सख्त एक कंपटीशन थी और आसान नहीं था। और यकीन करें बड़े स्ट्रगल से चेयरमैन इमरान खान गुजरे हैं। एक जमाने में 2002 में उनकी एक सीट थी, 1996 इलेक्शन में सब हारे। आज अल्लाह के करम से पेशावर, लाहौर, क्वेटा, आजाद जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और साथ साथ है अब हमारी कोशिश ये है और हमारी इंशाल्लाह जस्तजू है कि सिंध की तरफ हम जाएं और सिंध में हम परफॉर्मेंस शो करें और लोगों को कन्विंस करें कि इफ यू वांट रियल चेंज, अगर आप समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने आपके साथ साफ किया है सन 77 से भुट्टो साहब से लेकर, तो फिर उनकी हालत क्यों नहीं बदली? तो आई थिंक एक पोलिटिकल हम एक कोशिश करेंगे। बाकी हम सबका मुल्क है, कोई किसी के उधर आ नहीं रहा, कोई किसी तरफ कहीं जा नहीं रहा। वज़ीर आज़म पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म है, सिंध भी उतना ही उनका जितना उनका पंजाब या पख्तूनख्वा है। और इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है कि हम कोई खुदा ना खास्ता इग्नोर कर रहे हैं तो उनसे इनकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल हम जो देख रहे हैं इंशाअल्लाह 2023 में कराची में इमरान खान साहब का इस्तीफाई एक आम आदमी, एक मिडिल क्लासिया, एक पढ़ा लिखा पॉलिटिकल सोशल वर्कर इंशाअल्लाह वज़ीर आला के तौर पर इंशाअल्लाह तो में देंगे। राइट नाजरीन, इस नोट पे वाइंड अप करेंगे अपने पहले इस मौजू को, और थैंक यू टू द जेंटलमैन एंड लेडी शर्मिला फारूकी साहिबा, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पहले मौजू पे, जिसपे हमने काफी उमूर पर, जाहिर है कोविड की सूरत हाल एंड ऑफ कोर्स जो सियासी इस वक्त चिपकलिश है उस पर बात की। दूसरे मौजू का नाजरीन फौरी रुख करेंगे अफगानिस्तान और यूएनएससी में जो पाकिस्तान के हवाले से भारत ने एक मरतबा फिर
अपने भोंडेपन का मुजाहरा किया है, उसके बारे में बात करेंगे और हमारे साथ हमारे खुसूसी गेस्ट भी होंगे आफ्टर अ ब्रेक। स्टे विद अस। ढूंढे उकाबी निगाहें मंजिल का निशान, मुस्तकबिल पे वो नजर, इल्म का जहान, इरादे हो पुरजोश, वलवले जवान, भरो ऊंची उड़ान। मिनहाज यूनिवर्सिटी, डिस्कवर योर विंग्स, एडमिशंस ओपन। कोई भी बैंक या सरकारी इदारा आपकी अकाउंट डिटेल्स, पिन कोड, OTP या डेबिट क्रेडिट कार्ड नंबर जैसी एहसास डिटेल कभी नहीं पूछता। अगर कोई कॉल, ईमेल या SMS के जरिए आपसे ये डिटेल मांगता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस कॉल की तमाम डिटेल अपने बैंक के कॉल सेंटर को पहुंचा दें। तो फिर आए मिलकर इन जालसाजों को पकड़ते हैं। A public service message by Pakistan Banks Association. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله LDA का अहम संग-ए-मील अवामी सहूलत के अज़्म की तकमील। वज़ीर आला पंजाब के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विजन के मुताबिक तमाम वाजिबात की अदायगियों के लिए कस्टमर्स को अब LDA के दफ्तर आने की जहमत से निजात। घर बैठे बज़रिया बैंक मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या ATM वन बिल के जरिए ऑनलाइन अदायगी की आसान सहूलत। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।
वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हैं, अब अगले मौजू की तरफ क्विकली रुख करें हम। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक मरतबा फिर अपने उसी डुप्लिसिटी का मुजाहरा किया है, क्योंकि अफसोस के साथ भारत सदर है इस महीने के लिए, अगस्त के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। और जब जुमे को हंगामी इजलास बुलाया गया अफगानिस्तान के मामले पर और बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर, तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, चूंकि पाकिस्तान डायरेक्टली इंपैक्ट होता है अफगानिस्तान में मौजूद हालात से और अफगानिस्तान के तमाम इस मामले पर पाकिस्तान एक डायरेक्ट स्टेक होल्डर है, तो पाकिस्तान ने गुजारिश की कि इस मीटिंग को वो एड्रेस कर पाए, लेकिन भारत ने हमेशा की तरह अपनी इस डुप्लिसिटी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी। इसके ऊपर खासा स्ट्रॉन्ग वर्डेड प्रोटेस्ट नाजरीन पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च करवाया गया है। अब आगे मजीद बात करते हैं, चूंकि एक मरतबा फिर जो अफगान और जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर वही पुराना इल्जाम दोहराया जो कि पाकिस्तान हर तरह से उसको रिबट कर चुका है और अब इन दोनों के पास भी कोई सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं है अपने इन इल्जामात को अब मजीद इन प्रेजेंट टाइम्स उसको वैलिडेट करने के लिए। तो इस मौजू पे बात करते हैं एंड वी आर जॉइंड बाय नन अदर देन एम्बेसडर मुनीर अकरम खान, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, और उनसे हम तमाम इन उमूर पे जानेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा सर, ये आपके इनिशियल रिमार्क्स सर क्या होंगे? हम एक बहुत रिवायती सा रवैया हम फिर एक मर्तबा देख रहे हैं भारत की तरफ से, ना जिनकी कोई टेरिटोरियल कोई उनकी शेयरिंग है अफगानिस्तान के साथ, बट वाई द कीननेस सर? फिर क्यों ये इतना हेल बेंट नजर आते हैं इस वक्त अफगानिस्तान में बिगड़ती सिक्योरिटी सिचुएशन को लेकर? ये देखें, हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है और जो वो है कि हमारे ऊपर हमला दोनों तरफ से हो सके, तो उन्होंने जो वेस्टर्न फ्रंट खोला है और दहशतगर्दी अफगानिस्तान की टेरिटरी से पाकिस्तान के खिलाफ वो कर रहे हैं और ये जारी रहा है पिछले चंद सालों में। अब वो देखते हैं कि अगर अफगानिस्तान में अमन आ गया तो ये वो उनका जो दहशतगर्दी वहां से वो करते हैं वो बंद हो जाएगा, तो इसलिए वो वहां अमन नहीं चाहते हैं और अपना एक स्पॉइलर का रोल वो प्ले कर रहे हैं कि वो वहां कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे और उनको उससे फायदा हो कि जो दहशतगर्दी वो वहां से करवा रहे हैं वो जारी रहे पाकिस्तान के खिलाफ। ये उनका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। दूसरी तरफ से वो डर उनको खर्चा है कि अगर तालिबान की डोमिनेंट हुकूमत है, तालिबान ने काफी खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ सपोर्ट किया है काबुल में और अमेरिका को, और उनसे उनको खर्चा है कि जो उनका इन्फ्लुएंस और जो उनकी इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में वो खत्म हो जाएगी। तो इन दो वजह से हिंदुस्तान एक स्पॉइलर का रोल प्ले कर रहा है मौजूदा हालात में। और जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो इजलास बुलाया था वो पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए और तालिबान की बुराई करने के लिए वो इजलास बुलाया गया था और उसको फिर हमने एक्सपोज किया। अच्छा सर, पाकिस्तान के पास अब क्या कार्ड्स हैं? चूंकि अब अगस्त के महीने तक तो है सदारत भारत के पास यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो अब पाकिस्तान जाहिर है बड़ा डिसाइसिव इस वक्त मोड चल रहा है। अगर आइंदा इस किस्म के इजलास होते हैं, क्या उसमें भी फिर यही एक रवैये की तवक्को रखी जाए? और अगर पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन ना हो पाए तो ये बताइएगा सर, इसमें ऑब्वियसली हमारी तरफ क्या हम एडवर्स इसके इफेक्ट्स इस वक्त एक्सपेक्ट करें, या हमें फिर और क्या हमें करना चाहिए? जी 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 देखें, इजलास करवाना तो एक चीज है, इजलास से नतीजा निकालना दूसरी चीज है। नतीजे निकालने के लिए उनको पूरी सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की हिमायत की जरूरत है और सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप में हमारे भी दोस्त यार हैं, हमारी बात भी सुनी जाती है। तो हिंदुस्तान कोशिश जरूर करेगा अपनी कहानी बढ़ाने के लिए, पर हमने भी यहाँ कोशिश हमारी जारी है और हम सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, उनके साथ हमारी कंसल्टेशन जारी हैं और इंशाल्लाह हम उनको कोई ऐसा एक्शन नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को डैमेज हो।
यानी सर ये बात है टू इंटरप्रेट यू बेटर कि ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं हमें उस तरह से एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं करेंगी और अभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमें पूरे अगस्त के माह में जब तक सदारत भारत के पास है हमें फेयर हेयरिंग ना मिले। दिस इज नॉट द केस। जी देखें, हमें फेयर हियरिंग यानी कि हमें बोलने से तो वो रोक सकते हैं, पर हमारे खिलाफ फैसले करवाने से हम उनको रोक सकते हैं। फेयर इनफ। वॉशिंगटन डीसी पे भी सर इफ वी में लर्न बेटर फ्रॉम यू कि क्या आप समझते हैं कि क्या स्टैंड है, चूंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी मिलके आए हैं, कुछ वहां से कोई आइस ब्रेकिंग या आइस मेल्टिंग, और काफी आपने देखा है कुछ जरीदे इस किस्म के हैं कि जो बड़ा एक नेगेटिव लाइट में ये तमाम चीजों को पब्लिश कर रहे हैं कि एज इफ पाकिस्तान इज अवेटिंग अ फोन कॉल फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट। इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा सर कि वहां पर क्या हालात है। जी देखें, पाकिस्तान इज नॉट अवेटिंग एनी कॉल। हम अमेरिका वहां से अफगानिस्तान से निकल रहा है, उनका जो रोल है अब वो कम हो गया है। अब उनको हमारी जरूरत है कि क्योंकि अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी का खर्चा है उसको रोकने के लिए हमारे साथ कोऑपरेशन की उनको भी जरूरत है और हमें उनकी भी कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें भी खर्चा है कि दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ना हो और जो हमारे खिलाफ जो हिंदुस्तान वगैरह जो ये दहशतगर्दी करवाते हैं उसको रोका जाए, तो उसमें अमेरिका का रोल हो सकता है। तो हमने उनसे बातचीत हम कर रहे हैं, ऑपरेशनल लेवल पर हम कर रहे हैं। फोन कॉल्स की इस वक्त पर कोई इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। ऑपरेशनल लेवल पे हमारी जो बातचीत हो रही है वो उससे हम उनके साथ जो हमारा मकसद है उसको पूरा करें। लास्टली सर, ये सियासी हल जो तमाम चाहते हैं कि अफगानिस्तान में हो, कोई इसके लिए कोई इन कमिंग डेज हम बेहतरी उम्मीद रखें, कोई बेहतर की तवक्को रखें? ये देखें, जो हालात हैं अफगानिस्तान में, नतीजा जो निकलेगा मेरे ख्याल में वो तो ग्राउंड रियलिटी से निकलेगा। अब तालिबान को हम हिदायत कर रहे हैं कि जी मिलिट्री विक्ट्री से नहीं आप आए, क्योंकि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी, वहां सिविल वॉर का इम्कान है, तो बेहतर है कि आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट मान जाएं। तो अब उनको मनवाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर वो दूसरी तरफ से भी तो बहुत इंट्रांसिजेंट है। कुछ लोग जो काबुल में कुछ लोग हैं वो भी नहीं चाहते कि मसला हल हो, क्योंकि उनको वहां से छोड़ना पड़ेगा। तो इस मुश्किल में अब कोशिश पाकिस्तान कर रहा है और दूसरी जो बड़े ममालिक हैं जो ट्रोइका प्लस में हैं, अमेरिका है, चीन है, रूस है और पाकिस्तान, ये चार जो ममालिक हैं ये आपस में कंसल्ट करके वो कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक इंक्लूसिव नतीजा निकले। करेक्ट। थैंक यू सो मच एम्बेसडर साहब फॉर स्पीकिंग टू अस ऑन दिस मैटर। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।